नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार और आप सभी का जेएसएससी गुरुकुल पे स्वागत है। आज हम लोग मॉक टेस्ट 4 करने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह उपयोगी होने वाला है और खासकर जो चौकीदार देवघर का भी जो आने वाला है उसके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला, या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर चौकीदार का एग्जाम होगा तो उसके लिए भी यह उपयोगी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उनका आयतन आपको ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको एक चीज ध्यान देना है कि सबसे पहले इन सब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसका आयतन। तो सबसे पहले घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आपको पहले आना चाहिए। तो ये जो होता है वो 6a स्क्वायर होता है। ये क्या है? भुजा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो जो 6a स्क्वायर है आपका, ये आपका दिया हुआ है कितना है? 486। कितना है? 486 है। अब यहाँ से काटिए, ठीक है। 6 अठे 48 और 6 कम 6, तो ये स्क्वायर जो हमारा आ गया वो आपका 81 आ गया। अगर हम यहाँ से ये निकालेंगे तो ये रूट में जाएगा 81, तो कितना आ जाएगा? 9। अब यहाँ मेरा जो है वो ये जो है बचा वो मेरा 9 आ गया। अब हमें जो पूछ रहा है उसका आयतन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? घन का आयतन पूछ रहा है। तो घन का जो आयतन होगा, अब यहाँ हम इतना मिटा देते हैं, आप लोग इसको देख लिए होंगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ आयतन निकालना है और घन का जो आयतन होता है वह क्या होता है? ये क्यू होता है। क्या होता है? ये क्यू। ये घन का आयतन है। तो अभी हम लोग ये कितना आया था आपका? ये आया था 9, ठीक है। अब 9 का हम क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे। और 9 का क्यूब कितना होता है? 729, ठीक है। कितना होता है? 729। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह 729 होगा। एक बात और ध्यान आपको रखना है, जितना भी क्यू है कम से कम 6 से 20 तक, कितना? 6 से आपको 20 तक आपको क्यूब इसका याद रखना है। क्या? 6 से 20 तक क्यूब आपको याद रखना है और स्क्वायर भी आपको 6 से कम 30 तक स्क्वायर याद रखना है। ये सब मुंह पे याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है वह फार्मूला बेस पे ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि 8,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एक तो साधारण फॉर्मूले से यह क्वेश्चन हो जाएगा। एसआई बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। एक तो इससे हो जाएगा, और एक है कि आप इसको पहले ब्याज निकालना है, फिर उसका ब्याज का 8,000 निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग फॉर्मूले से। तो मूलधन आपका कितना दे रखा है? 8,000 रुपये दे रखा है। समय कितना दे रखा है? 6 वर्ष दे रखा है। दर कितना दे रखा है? 10% बटे 100, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, 8 छक 48 पे कितना जीरो बच गया? 2 जीरो। तो आंसर कितना हो गया आपका? 4800 हो गया, ठीक है। एक आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो इसको करने का है वो हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले आप देखिए रेट कितना आपका दे रखा है। रेट आपका 10% दे रखा है। समय कितना दे रखा है आपका? 6%। और आपका मूलधन कितना दे रखा है? 8,000, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर हम ब्याज निकालें तो क्या रेट और समय को अगर हम गुना करेंगे तो ब्याज नहीं निकलेगा? तो ब्याज निकल गया। यहाँ कितना निकला? 10 छः 60%। क्या 60% को हम 3/5 लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते हैं? कैसे? क्योंकि 60/100, ये जीरो गया, 2 तिया 6, 2 पचे 10, ये 3/5। तो हम 60% को डायरेक्ट 3/5 लिख सकते हैं। अब ये 3/5 ब्याज आया, उसका आपका 8,000 निकाल देना है, ठीक है। तो 16 पचे कितना गया? 80, ठीक है। 16 16 4800। आप दूसरे तरीके से इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल आपको साधारण प्रश्न पूछे जाएंगे चौकीदार में एग्जाम में, ठीक है। एकदम बिल्कुल साधारण ऐसा ही, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक कुर्सी 580 रुपये में खरीदी और 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि 25% लाभ है। कितना है? 25% आपका लाभ है। क्या 25% का अगर हम भिन्न करें तो क्या 1/4 होगा कि नहीं? 25 कैसे? 25/100 करेंगे, प्रतिशत 100 होता है। 25 चौका 100, क्या 1/4 हो गया? अब देखिए 4 से 5 ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, ठीक है। ये सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया, क्योंकि लाभ हो रहा है तो 4 से 5 होगा, ठीक है। अब देखिए सीपी कितना दिया हुआ? 580। तो 4 बराबर हम 580 कर सकते हैं। तो 1 बराबर 580 बटे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 4 से इसको काटिए, 4 एकम 4, कितना बच गया यहाँ? 1, 4 चौक 16, 4 पचे
20, इतना ही ना होगा। अब एक बार फिर से काटने, तो ऐसे आप काट लीजिए। 500 कितना है, 80 है। अब 4 से कीजिए, 4 एकम 4 गया, कितना बचा, 1, 18, 4 चौक कितना हो गया, 16, 2, 4 पचे 20, कितना आ गया, 145 हो गया। ठीक है, कितना आ गया आपका, 145 आ गया। यहाँ थोड़ा मिटा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ 145 मेरा आ गया। अब हमको क्या निकालना है, एसपी निकालना है। यहाँ क्या पूछ रहा है मुझे, किस मूल्य पर बेचना चाहिए, सेलिंग प्राइस हमको पूछ रहा है। तो जब एक बराबर आपका 145 आ गया है, तो अब मुझे 145 को 5 से गुना कर देना है। 5 पचे 25 के 5, बाकी हाथ में 2, 5 22 और 2, 22 के 2, बाकी हाथ में 2, 5 का 5, 2 7, तो कितना आ गया आपका 725 रुपया इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आप एकदम रेशियो मेथड से इसको आप कर सकते हैं, और कोशिश कीजिएगा रेशियो मेथड से ही करने का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब देखिए सीरीज को पकड़ना, या तो गुना करके, या तो जोड़ के, या तो घटा करके, ये 3 चीज में ही इस सीरीज को पकड़ना हमेशा सीरीज वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 6 से 16 है, यहाँ 6 से 10 है, यहाँ कितना घट रहा है आपका, यहाँ आपका घटा 6, कितना घटा 6 घटा। अच्छा, यहाँ कितना बढ़ रहा है आपका, +2 बढ़ रहा है, 10 से 12 हो रहा है, 610 से 6 से 12, यहाँ +2 बढ़ रहा है। अब फिर यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, देखिए -6 घट रहा है, फिर यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। देखिए पहले माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, तो अगर क्या होगा, माइनस होगा। तो 608 में से अगर हम माइनस करेंगे 6, तो कितना आएगा, 602 आएगा। कितना आएगा, 602। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह पे कितना होगा, 600 आपका 2 आंसर होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में, इसमें गुना घटा और भागा करके उसके नजदीक पहुंच के ऐसे प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलेक्स बिंदु ये से चलना प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, और वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए, ये आपको बताना है। मैं ऐसे प्रश्नों को आपको लिए एक ही बात बताऊंगा, कभी भी डायग्राम से नहीं जाइएगा, फंस जाइएगा। इसमें से सीधा एक ही चीज है, मैंने पिछले सेट में भी बताया था, इस तरह प्रश्नों को हल करो। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा एक चीज फॉर्मूला अपनाना है कि सबसे पहले दिशाओं को लिख लीजिए आप। जैसे उत्तर पहले लिखिए, ठीक है, फिर पूर्व लिखिए, फिर पश्चिम लिखिए, नहीं पश्चिम सॉरी, उत्तर पूर्व, फिर दक्षिण लिखिए, फिर पश्चिम लिखिए। ठीक है, इससे इसको बराबर कर दीजिए, इसके सामने कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए जो प्रश्न जिधर कहता है वही चीज आपको करना है। सबसे पहले देखिए पूर्व की ओर 8 किलोमीटर, पूर्व की ओर 8 किलोमीटर कर दीजिए। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है तो इधर हो गया इसका बायां, 6 किलोमीटर चला। ठीक है, बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर, इसका बाएं किधर हो गया, यहाँ आ जाएगा 17 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है, वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, इसका बाएं इधर हो गया। अब देखिए जो आमने सामने होगी वो कट जाएगा, जैसे इसके सामने जो है वो और इसके सामने जो है वो, ये कट जाएगा आपस में। और जो सामने, जैसे मान लीजिए पूर्व 8 9 है, अगर यहाँ 5 होता तो ये जुड़ जाएगा, तो 9 8 कितना हो गया, 17 हो गया। अब ये और ये बराबर हो गया, इसको और इसको अब काट दीजिए, और जो बचा उसका अपोजिट वाले, उसको क्या करना है, सबसे पहले है माइनस करना। जब भी क्या करना, माइनस करना। 13 में से आपका अगर 6 गया तो कितना बचा, 7। और ध्यान रखिएगा जिस डिजिट का सबसे कम अंक सबसे कम होगा, छोटा होगा, वही आंसर होगा। तो 13 में से 6 गया 7, किसका उत्तर, तो 7 किलोमीटर इसका उत्तर आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आप इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके लिए मैं स्पेशल एक बार 10 क्वेश्चन का सीरीज लाऊंगा और पूरा डाउट इसमें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। ये उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम इस तरह लिखते हैं, जैसे ये उत्तर हो गया आपका, ठीक है, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो इसी के तहत इसको हम लोग लिखते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का क्या उद्देश्य है, ये आपको बताना है। तो इसका जो उद्देश्य है वह सभी स्लाइड में सुसंगत स्वरूप, फॉन्ट और लेआउट लागू करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबोदर में कौन सा समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, या आपका द्विगु समास है। तो जो लंबोदर है वह है बहुव्रीहि समास। क्या है,
बहुव्रीहि समास। अब चलिए एक एक करके ऑप्शन में जो दिया हुआ है तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास, सभी को डिटेल से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बहुव्रीहि समास की अगर बात करें तो इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिलाकर किसी तीसरे का अर्थ जो बताता है उसी को हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे यहाँ लंबोदर है, ठीक है, लंबोदर है, ठीक है, मतलब जिसका पेट लंबा हो, उदर हो, अर्थात गणेश जी भगवान का पेट क्या होता है, बड़ा होता है, लंबा होता है, ठीक है, थोड़ा बड़ा निकला होता है, जैसे अभी अभी लगभग सभी लोगों का पेट निकल जाता है, तो वो लंबोदर है। इसके उदाहरण अगर हम लोग बात करें बहुव्रीहि समास का, तो नीलकंठ, मतलब नीलकंठ, किनका है नीलकंठ, तो शिव जी का दशानन, 10 मुंडी किनका है, तो रावण का। तो ये सब चीजें आपका बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। वहीं अगर तत्पुरुष समास की बात करें तो इसमें अंतिम पद जो होता है वह प्रधान होता है और इनके बीच में जो कारक चिन्ह होता है वह का, की, को, के, लिए, से आदि, ये सब इनके चिन्ह है किनके, तत्पुरुष समास के। अगर इनके उदाहरण की हम लोग बात करें तो राजपुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, देखिए बीच में क्या आया, तो ये क्या हो गया आपका तत्पुरुष समास हो गया। क्या हो गया आपका तत्पुरुष समास हो गया। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त हुआ, को आ गया, तो यह तत्पुरुष समास है। मतलब आपको जिसके बीच में कारक चिन्ह का, की, को, के, लिए, से आदि सब मिल जाए तो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। वही द्वंद्व समास की अगर बात करें तो इसके दोनों पद प्रधान होते हैं और इसके बीच में और आता है, या आता है या अथवा लगता है, उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। या तो योजक चिन्ह जो माइनस जैसा होता है, योजक चिन्ह जो लगता है उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, देखिए बीच में आ गया, ये योजक चिन्ह हो गया, ठीक है, माता और पिता, ये आपका क्या हो गया, आ गया ना, और तो ये हम द्वंद्व समास कह सकते हैं। सुख दुख, योजक चिन्ह, सुख या दुख या भी आ गया तो ये द्वंद्व समास हो गया, मैंने योजक चिन्ह भी लगता है। तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। द्विगु समास की अगर बात करें तो इसका पहला पद संख्यावाचक होता है, मैंने संख्या होता है, जैसे 4, 2, 3 जो भी है, जैसे चौराहा बोल दिया, पंचभुज बोल दिया, ये सब चीज आपको द्विगु समास में आता है। जैसे देखिए उदाहरण में चौराहा हम बोले 4 राहों का समूह, तो इसको हम लोग द्विगु समास कहते हैं। त्रिलोक, त्रि जो आया ये 3 आया, तो जिसमें संख्या दर्शा रहा हो तो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। तो त्रि आ गया, 3 लोगों का संहार, तो ये चीज हो गया, आपको इस चीजों पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है, ये आपको बताना है। तो अन्वय, तो अनु प्लस ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका अन्वय हो जाएगा। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ये बताना है। तो हाथ मलना का जो मुहावरे का सही अर्थ होगा वह होगा पछताना। मान लीजिए हाथ से कोई काम था, वहां से आपको प्रॉफिट होने वाला था, लेकिन अचानक वो काम किसी कारणवश से आपके हाथों से निकल गया, तो उसी को लोग बोलता है कि पछताना, ठीक है। तो बहुत पछताते नहीं कि यार इससे मैं बहुत प्रॉफिट हुआ रहता, तो चलो इससे ये हुआ रहता तो मैं बहुत अच्छा, तो वो हाथ से निकल जाता, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पछताना। कुछ संबंधित हम लोग देख लेते हैं, जैसे हाथ बटाना हो गया, मदद करना हो गया, हाथ पैर फुलाना हो गया, इसका मुहावरे का जो है वह डर से घबरा जाना होता है। हाथ धो बैठना मतलब किसी चीज को खो देना। हाथ पीले करना मतलब विवाह करना, आमतौर पर बेटियों के लिए प्रयुक्त होता है कि बेटी के हाथ पीला करना है, मैंने विवाह करना है। तो ऐसे मुहावरे होते हैं जो चीज़ें को आपको ध्यान में रखना है। हाथ खींचना मतलब सहायता बंद कर देना या अलग हो जाना। मान लो किसी आपको कोई मदद कर रहा है, आपका भाई है, मदद कर रहा है, अचानक वो तो रीति रिवाज है, आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको छोड़ के, तो वहाँ हम कह सकते हैं कि वो आपको सहायता देना बंद कर दिया, आपको अलग कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें समस्या आती है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। बाकी ये मुहावरे के थ्रू से आपको ध्यान रखना है। विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है, जापान, अमेरिका, भारत या ब्रिटेन। तो विश्व का पहला लिखित संविधान जो है वह आपका अमेरिका का है। किसका है, अमेरिका का है, ठीक है। यह लागू किया था संविधान को 1789 में, ठीक है। इसमें मूल रूप से मात्र इनका 7 अनुच्छेद है, ये भी ध्यान में रखना है। विशेषता जो है इसमें शक्ति का पृथक्करण के सिद्धांत पर यह इनका संविधान आधारित है। नेक्स्ट है भारत का अगर बात करें तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। इसमें वर्तमान में भी बात करें तो 12 अनुसूचियां प्लस 400 से अधिक अनुच्छेद हैं और भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका, कनाडा से संविधान संशोधन के लिए प्रावधान लिए गए हैं। और भारत का पूर्ण रूप से जो संविधान लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वहीं ब्रिटेन की अगर बात करें तो इसका भी लिखित संविधान है। यह संविधान परंपराओं और समय समय पर पारित कानूनों पर आधारित होता है। इनमें ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च होता है। जापान की अगर बात करें तो इसके 9 अनुच्छेद के तहत जापान ने युद्ध के अपने अधिकार का त्याग कर दिया और जापान का 1889 का संविधान जो आधुनिक एशिया का पहला लिखित संविधान माना जाता है। भारत में गुलाबी क्रांति की अगर बात करें
किससे संबंधित है, तो ये आपको बताना है। तो भारत में गुलाबी क्रांति जो है वह आपका संबंधित है मीट एवं पोल्ट्री फार्म जो मुर्गा का होता है उससे संबंधित है। तो चलिए कुछ क्रांति प्लस उससे संबंधित क्षेत्र देख लेते हैं। गुलाबी क्रांति जो है वह मीट, प्याज, झींगा से संबंधित है। वहीं पीली क्रांति की अगर बात करें तो वह या तिलहन दाल से संबंधित, खास करके सरसों से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर जो है वह फूलों की खेती से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। मीठी क्रांति जो है वह शहद से संबंधित है। लाल क्रांति की अगर बात करें तो यह टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है, जिनके जनक है विशाल तिवारी जी लाल क्रांति का। और नीली क्रांति की अगर बात करें तो मछली पालन से है, उत्पादन से संबंधित है। इनका जो जनक है वह डॉक्टर अरुण कृष्ण जी को माना जाता है कृष्णन जी को माना जाता है। वहीं श्वेत क्रांति की अगर बात करें तो यह दूध उत्पादन से संबंधित है, जिनके जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी इसको कहा जाता है। और सिल्वर क्रांति की अगर बात करें तो ये अंडा और पोल्ट्री का उत्पादन को बढ़ावा देता है। इनका जनक है इंदिरा गांधी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, एक प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था, ये आपको बताना है। तो मौर्य वंश के बाद जो शासक किया था वह शुंग वंश ने किया था। शुंग वंश की अगर हम लोग बात करें तो यह पीयूषमित्र शुंग जो बृहद्रथ के सेनापति थे, और इनकी जो राजधानी थी वह विदिशा जो मध्य प्रदेश में है, और इन्होंने ही अश्वमेध यज्ञ कराए थे, ठीक है। और इनके समय में मनुस्मृति की रचना की गई थी और सांची स्तूप की 4 दीवारी का भी निर्माण हुआ था। तो ये सब चीजें किसमें हुआ था, शुंग वंश में हुआ था। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। वहीं कण्व वंश की बात करें तो शुंग वंश के बाद मगध पर इनका शासन आया, और इनके जो संस्थापक थे वो वासुदेव कण्व थे, जो कि अंतिम शुंग शासक देवहूति की हत्या की थी। और यह एक छोटा ब्राह्मण राजवंश था जिसने लगभग 45 वर्षों तक शासन किया। सतवाहन वंश की अगर बात करें तो इनका मुख्य केंद्र मगध नहीं था बल्कि दक्कन के महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश था। और संस्थापक सतवाहन वंश की अगर बात करें तो सिमुक थे, और इन्होंने अंध्रभृत्य भी इसे कहा जाता है, और इन्होंने ही सबसे पहले ब्राह्मणों की भूमि दान देने की प्रथा शुरू की और शीशे के सिक्के जारी किए। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसने किया था, तो ये सिमुक जी ने किया था। किस वंश में से, सतवाहन वंश से संबंधित थे। नंद वंश की अगर बात करें तो यह मौर्य वंश से पहले का वंश था। इसके संस्थापक जो था वह महापद मनंद थे, और चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। तो ये चीजें भी ध्यान में रखना है। और एग्जाम के थ्रू से अगर हम लोग इसको रिवीजन करना चाहें तो मौर्य वंशों के क्रम जो है, सबसे पहले हर्यक वंश आता है, इसके बाद शिशुनाग वंश आता है, उसके बाद नंद वंश आता है, फिर मौर्य वंश आता है, उसके बाद शुंग वंश आता है, और लास्ट में आपका कण्व वंश आता है। तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान दे रखना। और इसके वंशों में अगर प्रमुख विद्वानों की अगर बात करें तो पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य लिखा, पुष्यमित्र शुंग जो राजे पुरोहित थे। और सांची स्तूप में अगर बात करें तो मौर्य काल में बना है सांची स्तूप, लेकिन इसका विस्तार जो और हुआ था वो पत्थर की रेलिंग शुंग काल में हुआ था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सरदार सरोवर परियोजना डैश राज्य में या नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो यह जो है यह गुजरात राज्य में है और आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना है। सरदार सरोवर परियोजना की अगर बात करें तो यह नर्मदा नदी पे है। केवड़िया गुजरात जो है वहाँ उसी स्थान में है जो नर्मदा जिला के अंतर्गत आते हैं। यह 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन सा, सरोवर परियोजना। कौन कौन, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम को अगर दे रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न एक बनता है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है वह इसी बांध के पास स्थित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो कृष्णा नदी, महाराष्ट्र में कृष्णा नदी पर कोयल बांध, जो कोयल नदी जो कृष्णा सहायक है, कृष्णा नदी के सहायक है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। वहीं कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो गंगा नदी पर उत्तर प्रदेश में है, और नरोरा परमाणु केंद्र के पास बैरोज स्थित है। और भारत के सबसे ऊंचे बांध की अगर बात करें, टिहरी जो है वह गंगा के मुख्य सहायक भागीरथी नदी पर स्थित है। राजस्थान की बात करें तो चंबल नदी, इस पर राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध राजस्थान में स्थित है, जो गांधी सागर और बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये चीजें भी आपको इसमें ध्यान में रखना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो यह जो है यह नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अगर नई दिल्ली ICAR
कि मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका जो स्थापना हुआ था वह 16 जुलाई 1929 को हुआ था। ठीक है, यह भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा और प्रसार के समन्वय के लिए दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कृषि निकाय है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बाकी प्रमुख संस्थान की अगर बात कर लें तो यहाँ पे ये IARI जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, जिसे पूसा संस्थान भी कहा जाता है, वह भी यही नई दिल्ली में स्थित है। बेंगलुरु की अगर बात करें तो यहाँ भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान स्थित है और बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है और बेंगलुरु जो है इसरो का मुख्यालय भी है। तो ये 3 पॉइंट है जो ये आपको ध्यान में रखना है। देहरादून की अगर बात करें तो यहाँ वन अनुसंधान संस्थान है, जो भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान भी यहाँ पे स्थित है। इसके अलावा अगर बात करें तो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट भी देहरादून में ही स्थित है और भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी की जाती है। मुंबई की अगर बात करें तो यहाँ कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान जो है और केंद्रीय संस्थान यहीं पे स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके अलावा यहाँ पे अगर मुंबई की बात करें तो RBI, SBI, नाबार्ड जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों का मुख्यालय भी है। तो ये चीज़ें भी इसमें आपको ध्यान में रखनी, ये सब पेपर में बार बार पूछा जाता है। अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो ICAR जो है उसकी स्थापना 16 जुलाई को होता है और हर साल इसका स्थापना दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन। और इसका जो प्रथम महानिदेशक था वो डॉक्टर BP पाल जी थे। और केंद्रीय चावल अनुसंधान की अगर बात करें तो यह कटक में स्थित है और इसी के साथ अगर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की अगर बात करें तो यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो ये दोनों चीज़ें को आपको याद रखना है, ये पेपर में हमेशा पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों को आपको ध्यान में रखना है। इंटरनल इंडिया नामक लोकप्रिय पुस्तक किसने लिखी है, ये बताना है आपको। तो यह जो लिखी है वह इंदिरा गांधी जी ने लिखी है। किसने लिखी है? इंदिरा गांधी जी है। जो पूरी पुस्तक का नाम जो है इंटरनल इंडिया माय ट्रूथ। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और इंदिरा गांधी जी को लौह महिला भी के नाम से जाना जाता है। और एक बात इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि जो आपातकाल लागू हुआ था वो इसी समय जब ये प्रधानमंत्री थे, लगभग 1975 में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें तो इसके प्रसिद्ध पुस्तक है भारत की खोज। कौन सा है? भारत की खोज। इसके अलावा ये भी है। तो ये तीनों चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ और इसमें भी ध्यान रखना है कि यह भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके जन्मदिन पर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका एक नारा था, आराम हराम है। तो ये चीज़ भी इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। राजीव गांधी की अगर बात करें तो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हुए थे। इन्हीं के दौरान भारत में सूचना प्रौद्योगिकी, IT और दूरसंचार क्रांति का जनक हुआ था। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है। बाकी इनके कार्यकाल में 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो ये ध्यान रखना कौन सा संविधान संशोधन में, प्लस कब, 1989 में और किसके कार्यकाल में। तो ये राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के समय में ये किया गया था। सोनिया गांधी की अगर बात करें तो इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है राजीव, अपने पति राजीव गांधी के जीवन पर आधारित है। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ है जो बुक का नाम है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ पुस्तक की अगर बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखे, यह अहमदनगर जिले में किले में जब ये जेल में बंद थे उसी दौरान यह बुक उसने लिखे थे। तो बुक का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है। विश्व गौरैया दिवस को मनाया जाता है। तो यह आपका 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य था गौरैया पक्षी जो है उसका संरक्षण और उसके प्रति जागरूकता बढ़ाना है। उसके अलावा गौरैया जो है वह बिहार और दिल्ली का राजकीय जो है वह पक्षी भी है। अगर 2 फरवरी की बात करें तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन 1971 में ईरान के रामसर में कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुए थे। और वर्तमान में अगर बात करें रामसर की तो 85 रामसर स्थल हैं। ये अभी 2 फरवरी 2026 तक का अपडेट के साथ है। 5 जनवरी को जो है वह राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें पक्षी के अध्ययन को पक्षी विज्ञान कहा जाता है और ऑर्थोनोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा इसके स्टैटिक पॉइंट के तहत अगर ध्यान दिया जाए तो इसी दिन 1966 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। NIA के पूर्ण रूप क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वह नेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ एजेंसी है। ये है इनका फुल फॉर्म। ठीक है, क्या है इनका फुल फॉर्म? नेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ एजेंसी है इनका फुल फॉर्म। देखते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या है।
यह भारत की केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। मेन रूप से अगर बोला जाए तो यह भारत में जो आतंकवादी घुसपैठी लोग बैठते हैं, विशेषकर उसी के लिए यह कानून बनाया गया है, उसी के लिए यह एनआईए एजेंसी काम करती है। इसका स्थापना 2008 के मुंबई हमलों के बाद होता है और एनआईए अधिनियम 2008 के तहत 2009 में इसका स्थापना कर दिया जाता है और इसका जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में है। तो पूछा जाए कि एनआईए का मुख्यालय कहाँ है, तो वह नई दिल्ली में है। ठीक है, इसका एनआईए का कार्य जो है वह है भारत की प्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले अपराधों जैसे आतंकवाद, नकली मुद्रा, मादक पदार्थों की तस्करी करने की जांच करना और उसे रोकना, और इसे राज्यों की विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकी गतिविधियों से जुड़े अपराधों की जांच करने का एक इनके पास विशेष अधिकार है कि अगर आपके राज्य में आतंकवादी घुसे हुए हैं या तो वहाँ कोई चीज़ नशीली पदार्थों का आप उत्पादन कर रहे हैं तो आप उससे अनुमति नहीं लिया जाएगा, वो डायरेक्ट जाँच करने के लिए एनआईए आ सकता है। तो इसके एक विशेष अधिकार है, ये चीज़ आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखिएगा कि एनआईए के वर्तमान निदेशक कौन है, तो ये राकेश अग्रवाल जी अभी हैं। नेशनल इंफॉर्मेशन अथॉरिटी सेंटर की अगर बात करें तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है और सरकारी बुनियादी ढांचे और आईटी सेवाओं जैसे पोर्टल का प्रबंधन करता है। इसकी स्थापना जो किया गया था एनआईसी का वह 1976 में किया गया था। महेश भूपति निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं, तो यह आपका जो जुड़े हुए हैं यह आपका टेनिस से जुड़े हुए हैं। कौन? महेश भूपति जी टेनिस से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें लिएंडर पेस हैं टेनिस से, सानिया मिर्जा हैं और रोहन बोपन्ना जी भी, ये सब सभी टेनिस से संबंधित हैं। अगर टेनिस से संबंधित बात करें जो इनका टूर्नामेंट होता है तो वो ग्रैंड स्लैम कहलाता है। जो टेनिस में 4 प्रमुख टूर्नामेंट होते हैं, एक होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। ये इनके 4 प्रमुख टूर्नामेंट होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा और ध्यान ये रखिएगा कि टेनिस में जो उपयोग किया जाता है शब्द, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। तो जो इसमें उपयोग होता है शब्द, एक होता है ड्यूस, एक होता है एस, बैक हैंड होता है, स्पेस होता है, ये सब चीज़ टेनिस में प्रयोग होता है। क्रिकेट की अगर बात करें तो विश्व में आईसीसी का जो मुख्यालय है वह दुबई में है और भारत में जो बीसीसीआई है उसका मुख्यालय आपका मुंबई में। तो ये ध्यान रखिए। इससे संबंधित जो ट्रॉफी खेलें होती है, वो रणजी ट्रॉफी होती है, विजय हजारे ट्रॉफी होती है, दिलीप ट्रॉफी होता है और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी होता है। इसमें जो क्रिकेट में शब्द यूज होता है वह सिली पॉइंट होता है, गुगली होता है, चाइनामैन होता है और डकवर्थ लुइस नियम होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। हॉकी की अगर बात करें तो हॉकी भारत का गौरवशाली खेल है। इसमें 8 अभी तक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। इसमें सबसे प्रमुख जो हैं वो मेजर ध्यानचंद जी हैं जो हॉकी के जादूगर होते हैं। ठीक है, और धनराज पिल्ले और पीआर श्रीजेश, ये से इनके प्रमुख खिलाड़ी हैं। वहीं इनसे संबंधित जो ट्रॉफी खेलने होती है वह सुल्तान अजलान शाह कप होता है, आगा खान कप होता है, बेगम रसूल ट्रॉफी जो महिला के लिए यह ट्रॉफी खेला जाता है। इसमें जो शब्द यूज होता है बुल्ली होता है, पेनल्टी कॉर्नर होता है, स्कूप होता है, ये सब चीजें हॉकी में शब्द प्रयोग किए जाते हैं। फुटबॉल की अगर बात करें तो विश्व में फीफा जुरियम जो स्विट्जरलैंड में है इसका। अगर भारत में प्रमुख खिलाड़ी की बात करें तो सबसे ज्यादा सुनील छेत्री हैं, सबसे ज्यादा गोल करने वाले भी भारतीय हैं, ये ध्यान रखना है। इसके संबंधित जो खेल ट्रॉफी होती है वो डुरंड कप होता है, एशिया का सबसे पुराना कप होता है। संतोष ट्रॉफी होता है, सुब्रोत कप होता है। इसमें जो शब्द प्रयोग होता है ऑफसाइड, फ्री किक, ट्रिबल, ये और रेड कार्ड, ये सब फुटबॉल्स में यूज किए जाते हैं। आगरा घराना किस संगीत शैली से संबंधित है ये आपको बताना है। तो इससे जो संबंधित है आगरा घराना से वह आपका संबंधित है ध्रुपद और ख्याल। कौन सा शैली से संबंधित है? ध्रुपद और ख्याल, ये आपका संबंधित है। वहीं भरतनाट्यम की अगर बात करें तो यह तमिलनाडु का एक प्राचीन नृत्य है और यह मुख्य रूप से मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता है। तो ये आपको ये ध्यान रखना कि भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कौन सा राज्य से संबंधित है, तो ये आपका तमिलनाडु से संबंधित है। कुचिपुड़ी अगर की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठुमरी उप अगर बात करें तो यह आपका बनारस और लखनऊ से संबंधित है। तो ये चीजें इसमें आपको महत्वपूर्ण यही ध्यान रखना था। देवघर जिले के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल और प्रखंड हैं ये आपको बताना है। तो 2 अनुमंडल हैं और 10 प्रखंड हैं। वो अनुमंडल जो 2 अनुमंडल हैं वो आपका है देवघर और मधुपुर हैं। इसके अलावा अगर कुल प्रखंड 10 हैं तो प्रखंड कौन कौन सा है? देवघर है, मोहनपुर है, सरावां है, सोनाराय टाठी है, देवीपुर है, मधुपुर है, मार्गो मुंडा है, कोरो है, सारठ है और पालो जोरी है। ये इनके 10 प्रखंड है देवघर के। देवघर जिला की स्थापना की अगर बात करें तो 1 जून 1983 को होता है और दुमका जिले से अलग करके बनाया जाता है। दुमका जो है अभी रांची की झारखंड का उप राजधानी है, ये ध्यान आपको रखना है। इसका अगर मुख्यालय की अगर बात करें तो देवघर है।
ठीक है। विधानसभा क्षेत्र है इसमें कुल देवघर की अगर बात करें तो 3 विधानसभा हैं, ठीक है, देवघर, मधुपुर और सारठ। और देवघर को सबसे पहले झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है और यहाँ प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर स्थित है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। देवघर जिले की साक्षरता दर जो है वह कितनी है ये आपको बताना है। तो देवघर की साक्षरता दर जो है वह 64.85% है, ठीक है। 8.3% जो है इनकी जनसंख्या वृद्धि दर है, ठीक है। और झारखंड में सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिलों में से देवघर का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। 602 जो है वह देवघर जिले के जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, तो यह इनके दर्शाता है। वहीं 64 इसका साक्षरता दर है, ठीक है। यह 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार दिया गया है, जिसमें से आपका पुरुष जो है वह 76.85% है और महिला जो है वह 51.80% साक्षर हैं। तो ये चीज दोनों भी आपको ध्यान में रखना है। 985 जो है वह देवघर जिला के लिंगानुपात है। 985 में यानी मतलब 1000 पुरुषों में 950 महिलाएं हैं। देवघर जिला के करो गांव को बौद्ध विहार के रूप में किसने बसाया था? तो यह बसाया था राजा काली प्रसाद सिंह जी ने बसाया था, ठीक है। ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार सम्राट अशोक के पुत्र राजा महेंद्र ने देवघर के करो गांव को एक बौद्ध विहार के रूप में बसाया था। यहाँ आज भी प्राचीन बौद्ध अवशेष और स्तूपों के चिन्ह मिलते हैं जो इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रसार को दर्शाता है, ये भी ध्यान रखना है। सम्राट अशोक की अगर बात करें तो मौर्य वंश के महान शासक जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों के लिए अशोक के 13वें शिलालेख में 8वीं शब्द का उल्लेख मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इन्होंने झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था। तो सम्राट अशोक में झारखंड के तहत इतनी चीजें को आपको ध्यान में रखना है। राजा काली प्रसाद की अगर बात करें तो इनका संबंध मुख्य रूप से रोहिणी देवघर करो क्षेत्र में प्रशासनिक इतिहास से रहा है। वहीं इन्होंने 19वीं सदी के दौरान इस क्षेत्र में कचहरी और मंदिरों का निर्माण किया था और 1857 की क्रांति के समय रोहिणी गांव से ही झारखंड में विद्रोह की शुरुआत हुई थी जो इसी जिले का हिस्सा था। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। राजा कर्ण की अगर बात करें तो महाभारत काल के अंगराज कर्ण का संबंध देवघर के भागलपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों से जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखना है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार करो नाम की उत्पत्ति कर्ण के नाम से किया गया था, लेकिन बौद्ध विहार के रूप में बसाने का श्रेय महेंद्र जी को जाता है और मध्यकाल में कर्ण उपाधि चेरो और नागवंशी राजाओं द्वारा धारण की जाती थी। तो ये चीजें भी इसमें आपको ध्यान में रखना है। बाबा बैद्यनाथ धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है। तो यह जो है वह देवघर जिले में स्थित है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना है, पलामू इसमें ऑप्शन में है पलामू। तो पलामू के बारे में देखते हैं। तो झारखंड का जैसलमेर कहा जाता है पलामू को, क्योंकि यहाँ शुष्क जलवायु के कारण इसको बोला जाता है। और पलामू किला यहाँ 2 प्रसिद्ध किले, एक नया एक पुराना है, जिसका निर्माण चेरो वंश के राजाओं जैसे मेदिनी नायर जी ने करवाया था। और एक बात और पलामू में ध्यान रखना है कि यहाँ दलहन तिलहन उत्पादन में झारखंड के प्रथम स्थान है। तो ये पलामू के बारे में आपको ध्यान रखना था। वहीं रामगढ़ की अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है। रजरप्पा मंदिर रामगढ़ में ही है, ठीक है, जो दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। जो छन्नमस्तिका मंदिर स्थित है यह दामोदर और भेड़ा जो भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। और 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 53वां अधिवेशन हुआ था, जिनकी अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम जी किए थे, वह रामगढ़ में ही हुआ था। तो ये भी बातें इसमें आपको ध्यान में रखना है। हजारीबाग की बात करें तो इनको हजार बागों शहर कहा जाता है और यहाँ भारत का सबसे गर्म जलकुंड स्थित है, जिसका तापमान 88 डिग्री सेल्सियस से 190 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ये भी ध्यान रखना। और हजारीबाग में एक चीज और ध्यान रखें, यहाँ इसको गुफाएं हैं जो आदिमानव द्वारा निर्मित और शैलचित्र मिले हैं जो पूरा पाषाण काल से संबंधित है। तो ये चीजें भी इसमें आपको ध्यान रखना है। झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से किसमें कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत है, ये आपको बताना है। तो यह आपका देवघर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? देवघर का। अम्लीय वर्षा का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो अम्लीय वर्षा का पीएच मान है वो 6.5 से 7 के बीच होता है। और चलिए कुछ पीएच मान देख लेते हैं। जठर रस का 1.2 होता है, यह अत्यधिक अम्लीय होता है। नींबू रस का पीएच मान 2.2 से लेकर 2.4 के बीच होता है, यह भी अम्लीय होता है। सिरका का 3 होता है पीएच मान, यह भी अम्लीय होता है। टमाटर का रस 4.1 होता है, यह भी अम्लीय होता है। कॉफी की अगर बात करें तो 5 होता है, यह भी अम्लीय है। शुद्ध जल के पीएच मान की बात करें तो 7 होता है, यह भी जिसका पीएच मान 7 से कम हो वो अम्लीय, 7 से अधिक हो वो क्षारीय और जो 7 हो वो उदासीन होता है।
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। मानव रक्त की अगर बात करें तो 7.4 है, यह हल्का क्षारीय होता है। आंसू की हम बात करें तो इसका भी पीएच मान 7.4 है, यह भी हल्का क्षारीय होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की अगर बात करें तो 10.5, यह भी क्षारीय होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो 14 होता है, और यह ही बहुत ही प्रबल क्षारीय होता है। कितने भौगोलिक क्षेत्रों में झारखंड को विभाजित किया गया है, यह आपको बताना है। तो यह 5 क्षेत्रों में इसको विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला है पाट प्रदेश है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है, जो पारसनाथ को छोड़ कर बात करें, इसकी आकार जो है वह त्रिभुजाकार है। और ये इसमें प्रमुख जो क्षेत्र आते हैं वह लातेहार, लोहरदगा, गुमला, नेतरहाट की सबसे ऊंची चोटी यह पाट क्षेत्र में आते हैं। दूसरा है रांची का पठार, यहाँ झारखंड का सबसे बड़ा भौगोलिक भाग है। इसकी ऊपरी सतह चौरस है, यहाँ से कई नदियां निकलती हैं जो जलप्रपात बनाती है, जैसे हुंडरू और जोन्हा जलप्रपात है, और रांची पठार का ही भाग है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना। वहीं हजारीबाग का पठार की बात करें तो इसमें 2 भागों में बांटा गया। ऊपरी हजारीबाग पठार जो कि यहाँ रांची के पठार के समान ऊंचाई वाला है, और निचली हजारी पठार, इसे बाह्य पठार भी कहते हैं। और झारखंड का सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र यही है। और पारसनाथ की पहाड़ी जो है वह गिरिडीह में इसी क्षेत्र का हिस्सा है। तो पारसनाथ पहाड़ी क्षेत्र पूछा जाए किस पठार का हिस्सा है, तो यह हजारीबाग का पठार का हिस्सा है। राजमहल की पहाड़ियां एवं मैदानी क्षेत्र की अगर बात करें तो यह उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यह क्षेत्र बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ कौन सा, राजमहल की पहाड़ियां। साहेबगंज और पाकुड़ की अगर बात करें तो जिले के मुख्य रूप से इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ गंगा मैदान की विस्तृत है। तो साहेबगंज और पाकुड़ किस पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं, तो राजमहल की पहाड़ियां के क्षेत्र में आते हैं। चाईबासा की मैदान की अगर बात करें तो यह झारखंड के दक्षिण पूर्वी भाग में है। ठीक है, यह उत्तर दलमा श्रेणी और दक्षिण के कोल्हान पहाड़ियों में से घिरा हुआ, और यह कृषि क्षेत्र के लिए उपयोगी भी है। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है कौन सा है, तो ये जो है आपका हो जाएगा छोटा नागपुर पठार जो है स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है। स्वर्णरेखा नदी की अगर बात करें तो झारखंड की एक ऐसी मात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और किसी अन्य नदी के सहायक यह नहीं बनती है। इसी नदी की रेत में सोने के अंश पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका नाम स्वर्णरेखा पड़ा। यहाँ जलप्रपात भी है, जैसे हुंडू जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। इसकी सहायक नदियां की अगर बात करें तो कांची, खरकई, राडू और डुंगल इसकी सहायक नदियां हैं। पारसनाथ पहाड़ी की अगर बात करें तो यह गिरिडीह जिले में स्थित है, और झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। 1365 मीटर है। मीटर में आप लोग फीट में बताइएगा कॉमेंट में कि फीट में पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी, क्योंकि मैंने पिछला सेट में ये बताया हुआ है। पारसनाथ पहाड़ी को समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है, और यह जैन धर्म के एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर यहीं पे मोक्ष भी प्राप्त किए थे। तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना। हजारीबाग पठार की अगर बात करें तो यह छोटा नागपुर पठार का उत्तरी हिस्सा है। दामोदर नदी इसी पठार को रांची के पठार से अलग करती है, और यहाँ सकरी और पुरकुंज जैसी नदियां उत्तर की ओर से निकलती है। राजमहल हिल्स की अगर बात करें तो यह झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में, जैसे साहेबगंज, पाकुड़, दुमका में स्थित है। इसका निर्माण जुरासिक काल में हुआ था और ज्वालामुखीय उद्गार से हुआ था, और यहाँ काली मिट्टी का प्रधानता बहुत पाई जाती है। तो ये चीजें आपको राजमहल हिल्स में याद रखना है। दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो दामोदर घाटी की परियोजना में बांधों की कुल संख्या टोटल आपका जो है वह 8 है। कुल बांध 8 है। तिलैया एक है जो बराकर नदी पे है, मैथन है जो बराकर नदी पर है, बाल पहाड़ी बांध है जो बराकर नदी पर है, पंचेत बांध है जो दामोदर नदी पे स्थित है, अय्यर है जो दामोदर नदी पर है, बैरमो जो है वो भी दामोदर नदी पर है, बोकारो जो है वह बोकारो नदी पर है, और कोनार जो है वह कोनार नदी पे स्थित है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड की किस नदी पर स्थित है, यह आपको बताना है। तो यह जो है आपका स्वर्णरेखा नदी पे हुंडरू जलप्रपात आपका स्थित है। यह रांची के नगड़ी गांव रानी चुआ से निकलती है, और झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये मैंने पहले ही इसकी चर्चा कर लिया हूँ। हुंडरू जलप्रपात की अगर बात करें जिसकी ऊंचाई लगभग 98 मीटर है और फीट में 320 फीट है, यह झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी सहायक नदियां भी बात कही थी, कांची, खरकई और राडू। ठीक है, दामोदर नदी की बात करें तो इनका उद्गम जो है लातेहार जिला के टोरी जो चूल्हा पानी क्षेत्र से उद्गम होता है। इनका उपनाम में झारखंड के रामायण भी कहा जाता है, देव नदी भी कहा जाता है। पुराने समय में इसे बंगाल का शौक भी कहा जाता है अभी। यह झारखंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। झारखंड का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र इसी घाटी में स्थित है। ठीक है, और 1948 में भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इसी पर शुरू हुई थी। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना है। सोन नदी के अगर उद्गम की बात करें तो मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से होती है। यह झारखंड के उत्तर पश्चिम सीमा को छूती हुई बहती गढ़वाल पलामू को, और यह आगे जाकर पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। और इसका जो उपनाम है वह सोनभद्र और हिरण्य वह भी कहा जाता है। किसको, सोन नदी को।
सकरी नदी की अगर बात करें तो उत्तरी छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा है। यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। रामायण में इस नदी को सुमागदी के नाम से जाना जाता है और यह हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह जिलों में से होते हुए बिहार के नवादा की ओर बहती है। झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है, यह आपको बताना है। तो यह आपका झारखंड में जो एक टाइगर रिजर्व है वह आपको पलामू में है। पलामू टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। अक्सर पलामू प्रमंडल के कारण इसे पलामू टाइगर रिजर्व कहा जाता है। यह झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, तो ये भी ध्यान रखना है। वहीं इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1974 में होता है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत होता है और यहाँ उत्तरी कोयल नदी प्रवाहित होती है। और विश्व की पहली बाघ जनगणना की अगर बात करें तो 1932 में यही बेतला के क्षेत्र में हुई थे। ये आपको स्टैटिक जीके के तहत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है एग्जाम की दृष्टिकोण से। सुनेबेड़ा टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो यह उड़ीसा में है, नवापुरा जिले में स्थित है और छत्तीसगढ़ के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के साथ अपनी सीमा साझा करती है। कौन सा? सुनेबेड़ा टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो यह छत्तीसगढ़ में के कोरिया और सूरजपुर जिले में स्थित है। ठीक है, यह छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बना है। अगर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें एग्जाम दृष्टिकोण से तो संजय नेशनल पार्क का हिस्सा था पहले। यह झारखंड की सीमा के काफी करीब होने के कारण यह क्षेत्रीय भूगोल के लिए महत्वपूर्ण भी है। रातापानी टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो यह मध्य प्रदेश में है। यह रायसेन और सीहोर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ रातापानी वहाँ का एक प्रमुख अभ्यारण्य है जिसे टाइगर रिजर्व का दर्जा भी प्राप्त है। तो ये ध्यान इसमें भी आपको रखना है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर स्टैटिक जीके के तहत देखें तो प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भीमटेका इसी टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित है। और याद रखने योग्य जो है वो बेतला नेशनल पार्क जो पलामू टाइगर रिजर्व का मुख्य हिस्सा है। और झारखंड में वर्तमान में केवल एक आधिकारिक टाइगर रिजर्व पलामू ही है और झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य ही स्थित है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। झारखंड की सबसे व्यापक रूप से बोले जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? तो यह आपका संथाली है। कौन सी है? संथाली। संथाली की अगर बात करें तो यह झारखंड की व्यापक रूप से बोली जाने वाली जनजातीय भाषा है। इसकी लिपि जो है ओली चिकी है। क्या है? ओली चिकी है, जिसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू 1925 में किया था। इसको संवैधानिक दर्जा 1992 संविधान संशोधन 2003 में दिया गया था। ठीक है, और इसे 8वीं सूची में शामिल कर लिया गया था। यह संथाली भाषा जो है भाषा परिवार जो है वह ऑस्ट्रो एशियाटिक जो कि मुंडा भाषा परिवार से संबंधित रखता है। उरांव कुड़ुख की अगर बात करें तो उरांव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा को कुड़ुख कहा जाता है। यह भाषा परिवार से द्रविड़ भाषा परिवार से यह संबंधित रखते हैं और इसका मुख्य रूप से छोटा नागपुर क्षेत्र विशेषकर रांची, गुमला और लोहरदगा में बोली जाती है उरांव और कुड़ुख। हो की अगर बात करें तो इसकी लिपि जो है वो भाषा में एक लिपि है जिसे वरांग छिति। क्या? वरांग छिति कहा जाता है। इसका आविष्कार लोको बोदरा ने किया था। किसने किया था? लोको बोदरा। और यह मुंडा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा से संबंधित रखता है। इनका मुख्य रूप से कोल्हान प्रमंडल, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में यह बोली जाती है। करमाली की अगर बात करें तो विशेष करके मुख्य रूप से यह करमाली जनजाति द्वारा बोली जाती है और यह भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से संबंधित रखता है और यह हजारीबाग, चतरा, बोकारो कुछ क्षेत्रों में यह करमाली बोला जाता है। इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है, ये आपको बताना है। तो यह आपका घूमर नहीं है। पाइका, नटुआ, छुआ है। घूमर कहाँ का है? तो यह आपका राजस्थान का है। राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य है घूमर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इसका मुख्य रूप से भील जनजाति द्वारा विकसित किया गया था और बाद में यह अन्य राजस्थानी के लोग ने इसे अपना लिया। इसमें महिलाएं घूंघट ओढ़कर एक घेरे में घूमते हुए नृत्य करती है। तो ये चीजें आपको भी ध्यान में इसमें रखना है। पाइका की अगर बात करें तो यह झारखंड का एक बहुत ही लोकप्रिय भोजपुरी मार्शल आर्ट है। इसमें नृतक सैनिक वेशभूषा धारण करते हैं और हाथ में ढाल व तलवार लेकर युद्ध का प्रदर्शन करते हैं। यह मुख्य रूप से मुंडा समुदाय द्वारा किया जाता है और इसमें वीरता का प्रदर्शन किया जाता है। ये चीज इसमें ध्यान रखना है। छऊ की बात करें तो झारखंड का सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त छऊ नृत्य है, जिसमें मुखौटा नृत्य भी कहा जाता है। झारखंड में इसकी सरायकेला शैली सबसे प्रसिद्ध है। इसके अलावा मयूरभंज और पुरुलिया शैली भी बहुत ही प्रचलित है और इसे 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इसको शामिल कर लिया गया था। इसमें पौराणिक कथाओं जैसे रामायण और महाभारत का मंचन किया जाता है। नटुआ की बात करें तो यह झारखंड के एक पुरुष प्रधान लोक नृत्य है। इसमें पुरुष नर्तक महिलाओं के आभूषण वेशभूषा धारण करके इसमें नृत्य करते हैं। इसमें ढोल, नगाड़ा, शहनाई जैसे चीज को उपयोग किया जाता है। सादरी, अंगिका और नागपुरी भाषाएं जो झारखंड में बोली जाती है वह किस भाषा परिवार से है, यह आपको बताना है। तो यह इंडो आर्यन भाषा से संबंधित रखता है। ठीक है, इसमें प्रमुख भाषाएं जो है सादरी नागपुरी जो है, खोरठा, कुरमाली, पंचपरगनिया, सादरी नागपुरी, इसे झारखंड में संपर्क भाषा कहा जाता है। अंगिका की अगर बात करें तो यह मुख्य रूप से संथाल परगना क्षेत्र में जैसे दुमका, गोड्डा, साहिबगंज में बोली जाती है।
ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार समूह की अगर बात करें तो यह झारखंड का सबसे पुराना भाषा समूह है। इसमें संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया और संथाली इसमें महत्वपूर्ण भाषाएं हैं। और संथाली भाषा झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है जिसमें भारतीय संविधान को 8वीं अनुसूची 92 संविधान संशोधन 2003 में शामिल किया गया था। द्रविड़ भाषा परिवार की अगर बात करें तो झारखंड में इस परिवार को 2 मुख्य भाषा बोली जाती है, पहला कुड़ुक, दूसरा मालतो। तो ये चीजें इसमें आपको ध्यान रखना है। 1831 से 32 में कौल आंदोलन शुरू किया गया था, किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। तो ये बुद्धू भगत द्वारा किया गया था। बुद्धू भगत की अगर बात करें तो 1831 से 32 तक कौल विद्रोह का नेतृत्व किया था और मुख्य रूप से रांची के सीली क्षेत्र से यह संबंधित था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। इन्होंने झारखंड का प्रथम क्रांतिकारी भी माना जाता है, जिन्हें पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1000 रुपये का भी इनाम रखा था और अपने भाई भतीजों और 150 साथियों के साथ वीरगति को यह प्राप्त किए थे। सिमोन उरांव की अगर बात करें तो इन्हें झारखंड का जल पुरुष कहा जाता है। क्या कहते हैं? जल पुरुष। किसको? सिमोन उरांव को। इन्होंने पर्यावरण संरक्षण और जल संचयन के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किए थे और जल प्रबंधन के माध्यम से खेती के सुधार के लिए इन्हें 2016 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। भागीरथी मांझी की अगर बात करें तो खरवार आंदोलन इन्होंने 1874 में के प्रणोदक किया था। इन्होंने खुद को बोसी गांव का राजा घोषित किया था, किसने? भागीरथी मांझी जी ने। और अंग्रेजों को लगान न देने की अपील की थी और इन्होंने प्यार से बाबा के नाम से भी इनको जाना जाता है। बिरसा मुंडा की बात करते हैं, इनका एक प्रमुख आंदोलन है गुलाम, जिनको मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है। 1895 से 1900 के बीच में इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। बाकी बिरसा मुंडा को धरती अब्बा या विश्व पिता भी कहा जाता है, बिरसा भगवान भी कहा जाता है। इन्होंने एक बिरसाहित पंथ का भी चलाया था और 9 जून 1900 को रांची जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। कारण बताया जाता है हैजा का। और इनकी जयंती 15 नवंबर को अब भारत सरकार द्वारा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है, यह आपको बताना है। तो झिलीमिली यह इसका नहीं है। झिलीमिली यह कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ और सूरजपुर जिले में स्थित है। झरिया जो धनबाद जिला में है, जो झारखंड में, और यह भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। भारत में कोकिंग कोल का यह मुख्य स्रोत है। इसे भारत का कोयला राजधानी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हुटार या पलामू जिला में है, झारखंड में है। ठीक है, यह उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ मुख्य रूप से बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है। कहाँ? हुटार में। औरंगा की अगर बात करें तो यह लातेहार जिला में है। यहाँ यह भी उत्तरी कोयला नदी घाटी का हिस्सा है और यहाँ पलामू लातेहार क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कोयला भंडार भी है। तो ये भी चीजें आपको इसमें ध्यान रखना है। झारखंड का राजकीय जानवर कौन सा है? तो यह आपका हाथी है। कौन सा है राजकीय जानवर? आपका हाथी है। ठीक है, हाथी को एल्फेस मैक्सिमा वैज्ञानिक नाम है, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। अब यही याद रखना है सभी का वैज्ञानिक नाम। जानवर, पक्षी झारखंड के जितने भी राज्य के हैं उन सभी का आपको उसका वैज्ञानिक नाम ही याद रखना है, ये चीज ध्यान रखनी है। झारखंड में वर्तमान राज्य चिन्ह में हाथी को दर्शाया गया है। नया राज्य चिन्ह जो बना उसमें, जो राज्य के गौरवशाली इतिहास अनुशासन का परिचायक है। अगर राज्य पक्षी की अगर बात करें तो कोयल है। राज्य वृक्ष की अगर झारखंड की बात करें तो साल है। राजकीय पुष्प की अगर बात करें तो झारखंड का कौन सा है? प्लास है। इसका वैज्ञानिक नाम ये दिया हुआ है, ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रभात कुमार जी थे। कौन थे? प्रभात कुमार जी थे। प्रभात कुमार झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। इनका कार्यकाल जो था वो 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक था। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारी थे और भारत के कैबिनेट सचिव भी रह चुके थे पहले प्रभात कुमार। तो ये चीज ध्यान रखना। बबुलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे और यह भाजपा से थे। इनका निर्वाचन क्षेत्र रामगढ़ था और वर्तमान में ये झारखंड विधानसभा के में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं और अभी सांसद विधायक भी हैं। शिबू सोरेन झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री और सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है इनके। 3 बार बने हुए। इन्हें देशों गुरु भी कहा जाता है, गुरु जी के नाम से भी जाना जाता है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो JM के संस्थापक भी हैं। इन्होंने स्नोत संथाल समाज 1970 में स्थापना किया था। तो ये शिबू सोरेन में इतना ध्यान रखना है। मधु कोड़ा की बात करें तो झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे और ये 5वें मुख्यमंत्री झारखंड में बने थे। भारत के इतिहास में किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले यह तीसरे निर्दलीय विधायक भी थे। तो ये चीजें इतना ध्यान इसमें रखना है। भारतीय खान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। तो यह जो है यह धनबाद में स्थित है। कहाँ है? धनबाद में स्थित है जी। ठीक है, तो ये इनको IISM धनबाद के नाम से भी जाना जाता है। किसको? भारतीय खान संस्थान को। अब ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 9 दिसंबर 1926 को लॉर्ड इरविन के द्वारा की गई थी और 2016 में इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT का पूर्ण दर्जा दिया और इसे रॉयल स्कूल ऑफ माइंस की तर्ज पर बनाया गया था। और धनबाद को भारत की कोयला राजधानी भी कहा जाता है। रांची राजधानी एवं शैक्षणिक केंद्र है। यहाँ JPSC और JSSC के मुख्यालय भी स्थित है। रांची विश्वविद्यालय 1960 में
बना था। रिम्स और बिस्सा कृषि विश्वविद्यालय यहीं स्थित है, कहाँ, रांची में। और इसे रांची को झरनों का शहर भी कहा जाता है, तो ये भी चीज़ में आपको ध्यान में रखना है। जमशेदपुर की अगर बात करें तो भारत के सबसे पुराना बिजनेस स्कूल 1949 यहीं स्थित है। एनएमएल की अगर बात करें तो राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला भी जमशेदपुर में स्थित है, और भारत का पिट्सबर्ग और टाटा नगर के नाम से जमशेदपुर जाना जाता है। सिंदरी की अगर बात करें तो झारखंड का एकमात्र सरकारी सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थान है, जिसकी स्थापना 1948 में किया गया था। भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1951 में सिंदरी में ही स्थापित किया गया था, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था, ये बताना है। तो यह खूंटी में हुआ था। कहाँ हुआ था? खूंटी में हुआ था। इनका जन्म 3 जनवरी 1903 को खूंटी जिले में होता है, जो टकरा गांव नाम है। उनके बचपन का नाम प्रमोद पाहन था, लेकिन बाद में इन्हें ईश्वर दास और फिर जयपाल सिंह के नाम से जाने लगा। नवरत्नगढ़ का किला झारखंड के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो यह जो किला है यह गुमला में स्थित है। कहाँ है? यह आपका गुमला में स्थित है। इसका निर्माण नागवंशी राजा दुर्जन साल ने करवाया था, और यह किला 5 मंजिला था, और कंगूरा शैली में इसको बनाया गया था। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना है। दीपिका कुमारी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है, ये बताना है। तो दीपिका कुमारी को तीरंदाजी से संबंधित ये रखती है। दीपिका कुमारी झारखंड के रांची की रहने वाली है और पूर्व विश्व नंबर 1 तीरंदाजी खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीते हैं, और इन्हें कई बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करते देखा गया है। तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। इसके अलावा अगर बात करें, तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है, और भारत में लिम्बा राम और डोला बनर्जी इसके प्रमुख तीरंदाजी खिलाड़ी भी रह चुके हैं, तो ये चीज भी ध्यान में रख। शतरंज की अगर बात करें, विश्वनाथ आनंद और आर प्रज्ञानंद और डी गुकेश इसके प्रमुख खिलाड़ी हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो शतरंज की शुरुआत भारत में हुई थी। प्राचीन नाम इसका चतुरंग था, किसका? शतरंज का। और विश्व शतरंज महासंघ जो FIDE इसका संचालन करता है, और इसमें जो प्रयोग होता है शब्द का शतरंग में, वह चेकमेट, गैम्बिट और स्टेलमेट शब्द इसी खेल में प्रयोग होता है, तो ये चीज आपको इसमें ध्यान में रखना है। टेनिस की अगर बात करें तो सानिया मिर्जा प्रमुख खिलाड़ी है, रोहन बोपन्ना है, लिएंडर पेस है, और महेश भूपति है। इसमें 4 टूर्नामेंट होता है। इसमें जो होता है ग्रैंड स्लैम इसका टूर्नामेंट होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विल्मंडन होता है, USA ओपन, ये सब टेनिस का टूर्नामेंट है। इसके अलावा अगर बात करें, विल्मंडन दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है जो घास पर खेला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। हॉकी की अगर बात करें, मेजर ध्यानचंद जिसको हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है, PR श्रीजेश, झारखंड के सलीमा टेटे, निकी प्रधान, ये सब हॉकी के प्रमुख खिलाड़ी। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत ने ओलंपिक इतिहास में हॉकी में सबसे अधिक 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, और 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इससे पहले मेजर ध्यानचंद जो खेल था, उससे पहले राजीव खेल रत्न इसका नाम था पुरस्कार का, तो 2021 में इसको चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया था, और ये ध्यान रखना है 2021 में, और इसी के जन्मदिन पर 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अबुआ आवास योजना के तहत लाभार्थियों को किसने कमरों का पक्का मकान उपलब्ध कराया? कितने कमरों का पक्का मकान उपलब्ध कराया जाता है, ये आपको बताना है। तो 3 कमरे इसमें उपलब्ध कराया जाता है। कितना? 3 कमरे इसमें उपलब्ध कराया जाता है। बजट 2026-27 में इस योजना के लिए 41 करोड़ प्रस्तावित किया गया है, और 2026 तक 8 लाख बेघर परिवारों को पक्का मकान देने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें 5 प्रमंडल हैं। कितने प्रमंडल हैं? 5 प्रमंडल हैं। उत्तरी छोटा नागपुर, जिनका मुख्यालय हजारीबाग है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय रांची है। संथाल परगना, मुख्यालय इसका दुमका है। पलामू, इसका मुख्यालय मेदिनीनगर है। कोल्हान, जिसका मुख्यालय चाईबासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ा प्रमंडल है, जबकि पलामू सबसे छोटा प्रमंडल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। जिलों की संख्या अगर इसमें बात करें तो 7 जिले हैं उत्तरी छोटा नागपुर में। इसके बाद संथाल परगना में 6 जिले हैं, दक्षिण छोटा नागपुर में 5 जिले हैं, कोल्हान में 3 जिले हैं, पलामू में 3 जिले इसके स्थान आता है। कोल्हान झारखंड का सबसे नया 5वां प्रमंडल बना है, जिसका गठन किया गया था 2003 में। दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल। झारखंड में निम्न में से किस स्थान पर लौह अयस्क खदान स्थित है, ये बताना है। तो यह सिंहभूम क्षेत्र में, कहाँ है? सिंहभूम क्षेत्र में। सिंहभूम यह क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मुख्य रूप से हेमाटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। नोआमुंडी जो है वह एशिया की सबसे बड़े लोहे खानों में से एक है। किरीबुरु और गुआ जो है ये प्रमुख खदान है। सिंहभूम को भारत के लोह बेल्ट का हृदय माना जाता है, और यहाँ से प्राप्त लोहा टाटा स्टील से कारखानों में भेजा जाता है। दुमका की अगर बात करें तो झारखंड की उपराजधानी है। यहाँ बड़े पैमाने पर लोह अयस्क नहीं मिलता है, लेकिन कोयला और चाइना क्ले यहाँ निक्षेप पाया जाता है, और बासुकीनाथ धाम के लिए भी दुमका आपका प्रसिद्ध है। गढ़वा जिले की अगर बात करें तो यह उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ मुख्य रूप से चूना पत्थर और डोलोमाइट पाया जाता है, और झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 3 राज्यों से मिलती है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार से इसको स्पर्श करती है। देव अपनी कक्षा में शीर्ष से
10वें स्थान पर नीचे से 31वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने छात्र। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि अंत में क्या पूछ रहा है, यहाँ कक्षा में कितने मतलब कुल कितने छात्र पूछ रहे हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, टोटल बराबर होता है, ठीक है, लेफ्ट या ऊपर बाएं दाएं, या तो ऊपर नीचे है तो ऊपर नीचे लिख दीजिए, अपर राइट, ठीक है। तो यहाँ लेफ्ट प्लस राइट में एक घटा देना है। तो टोटल कितना है आपका है, एक तरफ से 10 है, एक तरफ से 31 है, टोटल आपका कितना होगा 31 और 10, 41 में एक गया, कितना हुआ 40। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको 40 हो जाएगा। इसमें जब भी रैंकिंग का प्रश्न पूछे आपको 3 फॉर्मूले याद रखना है। एक टोटल का तो ये हो गया, एक आपको याद रखना है राइट अगर निकालना हो तो टोटल +1 करना है और इसमें माइनस लेफ्ट कर देना। अगर लेफ्ट निकालना हो तो इसमें क्या करना है, टोटल +1 कर देना है और राइट माइनस कर देना। बस ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी पे आपका ऐसे प्रश्न बनते हैं और ये ऐसे प्रश्न बना हुआ है इसमें आपका चौकीदार के एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो बस ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखना है। टोटल अगर निकालना हो तो ये यूज कर देना, अगर राइट निकालना हो तो ये यूज कर देना, लेफ्ट अगर निकालना हो तो ये 3 फॉर्मूले याद रखना है और इसको बना देना है, ठीक है। तो ऐसे बाकी मैं तो रीजनिंग क्लास लेके आऊंगा जरूर, मैथ और रीजनिंग का 10-10 क्वेश्चन का जब एग्जाम डेट आ जाएगी तो मैं जरूर इसको प्रैक्टिस करवा दूंगा, ताकि एक भी प्रश्न अगर 3 प्रश्न पूछते हैं तो 3 में से एक भी नहीं छूटेंगे। मैथ में भी 30 प्रश्न पूछते हैं तो 3 में से एक भी नहीं छूटेंगे। मैं जब भी एग्जाम डेट इसका आ जाए उसके बाद में लेके आ जाऊंगा 10 सेट का, 5-10 सेट करवा दूंगा, एकदम कंप्लीट मैथ हो जाएगा, आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार वर्ष में स्थापित किया गया था, ठीक है, ये आपको बताना है। तो यह द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में आपका 1985 में स्थापित किया गया था। कब, 1985 में किया गया था। अब इससे संबंधित देख लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो था हुआ था वो 1961 में हुआ था। द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था वो 1985 में हुआ था। खेल रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था 1991-92 में हुआ था। और ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो पुरस्कार शुरुआत हुआ था वह 2002 था। और इसके पहले इसका ध्यानचंद का जो नाम था वह राजीव खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन 2021 में इसे नाम बदलकर यह कर दिया गया था। और इसी के नाम पे खेल दिवस भी 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, ये आपको बताना है। तो यह मछली पालन से संबंधित है। किससे, मछली पालन से संबंधित है। भारत में इसके जनक जो माना जाता है वह डॉक्टर अरुण कृष्णन और हरिलाल चौधरी जी को माना जाता है। और इसकी शुरुआत मुख्य रूप से 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के दौरान हुई थी। रजत क्रांति की अगर बात करें तो अंडा उत्पादन, कपास उत्पादन, सफेद सोना भी कहा जाता है। पीली क्रांति की अगर बात करें तो तिलहन से है और मुख्य रूप से सरसों और सूरजमुखी के उत्पादन पर जोर दिया गया है। और इसके जो जनक हैं वो पित्रोदा, इसके जनक है सेम पित्रोदा, तो ये ध्यान रखिएगा। हरित क्रांति की अगर बात करें तो मुख्य रूप से गेहूं चावल भारत उत्पादन के लिए जाना जाता है हरित क्रांति। इनके जनक एस स्वामीनाथन जी है। श्वेत क्रांति की अगर बात करें दुग्ध उत्पादन से जाना जाता है। इनके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी हैं। लाल क्रांति की अगर बात करें तो मांस और टमाटर उत्पादन के लिए जाना जाता है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज उत्पादन के लिए जाना जाता है। भूरी क्रांति की अगर बात करें उर्वरक और चमड़ा उत्पादन के लिए जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है, तो यह आर्टिकल 326 में किया गया है। किसमें, आर्टिकल 326 में किया गया है। या लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और कोई भी नागरिक 18 वर्ष का है उसे निवास, मानसिक अवस्था और अपराध के आधार पर अयोग्य न होने पर वोट देने का अधिकार है। और उस समय यह जो घोषित किए गए थे वह राजीव गांधी के कार्यकाल के समय किया गया था। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 324 की अगर बात करें तो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति भारतीय निर्वाचन आयोग में निहित है। और यह संसद, राज्य और विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिए भी जिम्मेदार है। तो कौन सा आर्टिकल 324, ये आपको ध्यान में। 325 की अगर बात करें तो धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। यह स्पष्ट करता है कि किसी भी व्यक्ति को केवल धर्म, नस्ल और जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति इन आधारों पर विशेष मतदाता सूची का दावा नहीं कर सकता है। यह आर्टिकल 325 में है। आर्टिकल 328 की अगर बात करें तो राज्य विधानमंडल की शक्ति या राज्य के विधानमंडल को उस राज्य के चुनावों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है उन मामलों में जिन मामलों में संसद कानून नहीं बनाया है। तो यह जिक्र किसमें है, आर्टिकल 328 में है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के सबसे छोटा राज्य कौन सा है, यह आपको बताना है। तो यह गोवा है। कौन सा है, गोवा है। सबसे बड़ा राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से।
ठीक है, यह लगभग 3702 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसकी स्थापना करके बात करें तो 30 मई 1927 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इससे पहले यह केंद्र शासित प्रदेश था। गोवा 1961 तक पुर्तगाली शासन के अधीन था। इसे ऑपरेशन विजय के माध्यम से भारत में शामिल किया गया था और गोवा की राजधानी कहाँ है तो पणजी है। सिक्किम की अगर बात करें तो ये लगभग 7096 वर्ग किलोमीटर में फैला और भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। यहाँ जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे छोटा कम आबादी वाला राज्य है और यह भारत का पहला 100% जैविक राज्य है और कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो सिक्किम में स्थित है। तो ये भी ध्यान रखना है। त्रिपुरा अगर बात करें तो लगभग 10,486 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और भारत का तीसरा सबसे छोटा यह राज्य है। यह राज्य 3 और से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यहाँ की उज्जैन प्लेस काफ़ी प्रसिद्ध है। उज्जैन प्लेस कहाँ है तो यह आपका त्रिपुरा में है। नागालैंड की अगर बात करें तो 16,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है और यहाँ हर साल प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव, कौन सा महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, जिसे त्योहारों को त्यौहार भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो राजस्थान है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो लक्षद्वीप है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो लद्दाख है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश है। तो चलिए आज का 50 क्वेश्चन जो था मैंने एकदम बिल्कुल उसी पैटर्न पे लाया जो आपको चौकीदार में पूछा जाएगा। अगर आप चौकीदार देवघर चौकीदार की आप तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 299 रुपये में है। आप इसे जल्द से जल्द लें क्योंकि यहाँ आपको तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया जा रहा है और कंटेंट के मामले में लाजवाब है। आपको यहाँ से ऐसा क्वेश्चन कराया जाएगा जो प्रश्न पूरे यहीं से रहेंगे, इसलिए देर ना करते हुए संपूर्ण जानकारी अगर आपको इनके बारे में चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल करें। ठीक है, यहाँ आपको पूरी जानकारी दिया जाएगा और देर ना करें, बहुत ही जल्द हम लोग कोर्स लेके आ रहे हैं, बहुत जल्द इसमें। ठीक है, और चौकीदार के लिए इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसको आपको अगर ज्वाइन कैसे करना है तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पे जाके सर्च करना है शुभम गुरुकुल। ये आपको जो करना है वहाँ से इंस्टॉल करके ओपन करना है, उसके बाद वहाँ ज्वाइन करना है। और अगर आपको नहीं करने आ रहा है तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय झारखंड।